हो गया स्टार्ट। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक नया एक टॉपिक जिसका नाम है संस्कृत अनुवाद, मैं वो आपको कराऊंगी। कोई भी पेपर है, कोई भी बच्चा है, वो चाहे 9th है, 10th है, 11th है, 12th है, DSSB है, TGT है, UP टेट है, C टेट है, कोई भी टेट है, ये संस्कृत अनुवाद का एक ऐसा कॉमन टॉपिक है जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। संस्कृत अनुवाद को सरल से सरल रूप में कैसे कराया जा सकता है, उस तरीके को मैं लेकर आई हूँ। आप इसको देखिए। अब इसके बाद आप मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। शुरुआत कैसे करेंगे, कोई भी शब्द रूप ले लेते हैं। सबसे पहला और सबसे आसान जो शब्द रूप है वो राम का है, जो हर बच्चे को शुरुआत से हम याद करते हुए आते हैं। आपको इसमें शब्द रूप भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ शब्द रूप को आपको सामने रखना है। और इसके बाद आपको अनुवाद बनाने की जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपको शब्द रूप भी कैसे आ जाएंगे। शब्द रूप भी और धातु रूप कुछ भी नहीं याद करना, सिर्फ आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। करना क्या है, आप सिर्फ देखते जाइए। जैसे ये देखिए, जैसे मैंने राम के शब्द रूप लिखे हैं, रामः रामौ रामा। एक वचन वाली लाइन हमारी ये है, ये एक वचन वाली लाइन है हमारी पूरी, और ये द्विवचन वाली लाइन है, और ये हमारी बहुवचन वाली लाइन है। ठीक है, हमें मेन पता क्या होना चाहिए, हमें पता ये होना चाहिए जो पहली लाइन है, जो प्रथमा विभक्ति है, उसमें जो कारक चिन्ह है वो ने का काम करेगा, कर्ता ने कर्म को। ठीक है, वो हमारा किसका काम करेगा, पहली जो प्रथमा विभक्ति है वो ने को, रामेन रामाभ्यान रामई मतलब से के द्वारा। आगे देखना, ये राम के शब्द रूप में मैंने आपके सामने रखे हैं, आपको सिर्फ देखने हैं। अब हमें करना क्या है, इसके बाद आप देखिए, इसके बाद हमने कुछ धातु रूप लिखी है, जैसे ती सी आमी तह थह आवह अंति थ आम आमह। मतलब अब मैं आपके सामने दो चीज़ है, आपको ये दो चीज़ सामने रखनी है, और कितना भी कठिन अनुवाद क्यों ना आ जाए, सारा हमारा हो जाएगा। सिर्फ आपको ये दो चीज़ अपने सामने रखनी है, याद भी नहीं करनी कि भाई याद करनी पड़ेगी, आपको कुछ भी याद नहीं करना, सिर्फ सामने रखना है। अब मैं अनुवाद के लिए आपको बताती हूँ कैसे। उदाहरण है हमारा, राम ने भोजन खाया। ठीक है, करना क्या है, सबसे पहले हमें जब भी संस्कृत का अनुवाद करेंगे तो उस अनुवाद में एक चीज़ को ध्यान में रखेंगे। संस्कृत का अनुवाद जो होता है, वो जो शब्द ऊपर लिखा है उसकी ही संस्कृत हमें नीचे लिखती जानी है। जैसे इंग्लिश में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आती है, लेकिन संस्कृत में कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। संस्कृत में बहुत ही आसान है, जो शब्द आपका जहाँ लिखा है उसी शब्द की संस्कृत को हमें नीचे लिखना है। ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है जो राम शब्द है, राम के बाद की जो विभक्ति है वो राम के साथ जुड़ेगी। अब हमें राम में लिखना क्या है, रामः नहीं लिखना, राम की 21 विभक्तियाँ होती हैं। राम शब्द के लिए हमारे पास राम शब्द के लिए 21 विभक्ति हैं, लेकिन उस 21 में हम किसका प्रयोग करेंगे ये मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही आसान है, राम ने भोजन खाया। जब भी कोई नाम किसी पहले नंबर पे आपको दिखाई देता है और उस नाम के आगे ने दिखाई दे रहा है या कुछ भी नहीं दिख रहा, तो आपको सिर्फ वो शब्द नीचे उतारना है। उसकी प्रथमा विभक्ति एक वचन लगेगी, और प्रथमा विभक्ति एक वचन हो गया, राम को नीचे उतारो और दो विसर्ग, हमें विसर्ग लगाने हैं। ठीक है, राम ने यानी कि रामः भोजन खाया। इसको हमें हर शब्द के बाद विभक्ति चिन्ह होना जरूरी होता है, लेकिन कहीं कहीं पे विभक्ति चिन्ह दिखता नहीं है, लेकिन होता है। अब यहाँ दिख नहीं रहा और होता है, समझ में नहीं आया तो आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, राम ने भोजन को खाया। क्योंकि देखो बेटा, जो ये 7 विभक्ति चिन्ह है, ये हर शब्द के पीछे कहीं ना कहीं लगे जरूर होंगे। अब मैं भोजन के पीछे इन 7 में से क्या लगा सकती हूँ, मैं भोजन शब्द के पीछे इन 7 विभक्ति चिन्ह में से क्या लगा सकती हूँ। राम ने भोजन ने खाया, हो ही नहीं सकता। राम ने भोजन को खाया, हो सकता है, यानी कि मैं इसके भोजन को खाया, तो भोजन शब्द के पीछे मैं क्या लगाऊंगी, को लगाऊंगी। ठीक है, अब भोजन हमारा 3 लिंग होते हैं संस्कृत में, स्त्रीलिंग, दूसरा पुल्लिंग और तीसरा होता है नपुंसक लिंग।
सबको ही पता होगा। ठीक है, तो जो भोजन शब्द है वो हमारा नपुंसक लिंग में काउंट होता है संस्कृत में। और नपुंसक लिंग द्वितीय एक वचन द्वितीय विभक्ति क्या होती है? फलम, वो भोजनम, फलम भोजनम। ठीक है, फल की तरह शब्द रूप चलते हैं तो फलम तो भोजनम। तो यहाँ क्या आएगा? रामः भोजनम। अब खाने को क्या कहते हैं? खाद। खाने को तो खाद कहते हैं, सिंपल बात है। मैंने कहा ऐसी कैसी संस्कृत नीचे उतारते चले जाओ। आपने उतार लिया, आपने लिख दिया रामः, राम ने, तो आपने लिख दिया रामः, आसान रहा। भोजन को तो भोजन शब्द लिखा। पहले सबसे पहला काम करिए, भोजन शब्द तो भोजन की ही लिखिए आप। ठीक है, भोजन की लिखी। अब पीछे क्या लगाऊं? एक्स्ट्रा क्या लगाऊं? क्योंकि संस्कृत में विभक्ति चिन्ह मेन होते हैं ना। एक्स्ट्रा क्या लगाऊं? एक्स्ट्रा लगाएंगे भोजन को। अब को क्या कहते हैं? को क्या कहते हैं भाई? को कहते हैं हम, को वाली लाइन में चले जाओ। को लिखा है मेरा यहाँ पर। अब ये को की लाइन में तो 3 शब्द दे रखे हैं, रामान, रामौ, रामा। राम तो हमारा शब्द रूप था, तो हम राम को छोड़ देंगे। राम के अलावा मैं दिख रहा है, राम के अलावा औ दिख रहा है, और राम के अलावा आन दिख रहा है। अब भोजन शब्द एक वचन है, तो तीनों में से मेरे को एक वचन वाली लाइन में जाना है। एक वचन लाइन में मेरे पास क्या है? माँ, यानी के भोजन ऐसा का लिखा, और एक्स्ट्रा मुझे लगाना पड़ेगा माँ। ठीक है, बहुत एग्जाम्पल करेंगे और इसके बाद आप 2-3 एग्जाम्पल में खुद ही करने लगोगे। आपको सिर्फ अभी सुनना ही है, सुनते सुनते ही सब कुछ आ जाएगा। देखो, भाषा संस्कृत है जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ नहीं करते, इसलिए भाषा थोड़ी कठिन होगी। कठिन है नहीं, कठिन इसलिए कठिन है क्योंकि रोज़ यूज़ नहीं करते। और जैसे ही आप इसके सेंटेंस करोगे तो मुझे ऐसा लगता है हिंदी और इंग्लिश के से भी ज़्यादा आसान भाषा आपको संस्कृत लगने लगेगी। अब बात करते हैं, मुद्दे पर आते हैं, बात करते हैं खाया। खाने को संस्कृत में खाद कहते हैं, पर फिर वही दिक्कत आ गई कि मैं पीछे क्या लगाऊं, बार बार विभक्ति चिन्ह क्या लगाऊं, एक्स्ट्रा में मैं क्या लगाऊं, एक्स्ट्रा में क्या लगाऊं। बहुत आसान है, जब भी खाना शब्द आएगा वर्ब हमेशा सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है। अब हमें देखना है, पहली बात तो ये देखो कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट किसी का नाम है। ठीक है, सब्जेक्ट किसी का नाम है और वो भी एक व्यक्ति का नाम है, 2-3 नहीं है, एक वचन है। नाम और एक वचन, 2 बात। अब फिर हम थोड़ा ऊपर चलते हैं। ऊपर में क्या लिखा है? ठीक है, ऊपर हमारा क्या लिखा है? मैंने लिखा है जहाँ पर भी नाम आएगा और एक वचन वाली लाइन होगी, नाम और एक वचन वाली लाइन, तो जो भी हम धातु रूप में जैसे खाने को बोलते हैं खाद, जो भी धातु संस्कृत में धातु लिखी खाद, और खाद के पीछे मैं क्या लगाऊं? नाम और एक वचन है तो ती का सिग्नल दे रहा है, यानी कि पीछे ती लगा दो, बन गया खादती। बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। उम्मीद करती हूँ कि इतना समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा सेंटेंस करते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अब हम सेकंड उदाहरण देखेंगे। सेकंड पे आते हैं, एक एक चीज़ की बात करेंगे। कुछ नहीं करना, कुछ सोचना ही नहीं है, सिर्फ आप सुनते जाइए। दूसरे नंबर पे क्या है भाई? हमें जो भी शब्द लिखना है, मैंने आपसे कहा है पहले नंबर पे है रमेश, पहले नंबर पे लिखा है मेरा रमेश, तो मैं सिर्फ सीधा रमेश की संस्कृत नीचे लिखूंगी रमेशः। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पे आया विद्या, स्कूल। कुछ नहीं करना, स्कूल को मैंने लिख दिया विद्यालय। इतना तो सबको ही पता है, स्कूल को विद्यालय कहते हैं। ठीक है, हो गया। अब क्या लगाऊं मैं? क्वेश्चन आता है भाई, अब मैं क्या करूं? कुछ नहीं है, मेरी एक बात को ध्यान से समझना है। विद्यालय से लिखा है, ठीक है, एक बार आप शब्द रूप पे जाइए, से शब्द को ध्यान में रख। रमेश तो आ गया, आपको किसी का भी नाम होगा पहले नंबर पे, उस नाम को उतारो। पहला सब्जेक्ट होगा, उस सब्जेक्ट को ऐसे कैसे उतारो। अगर अकारांत है कि कोई मात्रा अगर पीछे नहीं है, मैं और भी आसान कर देती हूँ, अकारांत तो छोड़िए, हम सीधे सीधे बात करते हैं। रमेश शब्द है, रमेश को मैंने ऐसा कैसे ही नीचे उतारा, और रमेश शब्द के पीछे कोई भी मात्रा नहीं दिख रही, कोई भी नहीं, रमेश है, तो मैंने इसको नीचे ऐसे कैसे उतारा और पीछे विसर्ग लगा दो, छुट्टी। पहले सब्जेक्ट को ऐसे कैसे उतार दो, कुछ मत करो। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे नंबर पे, स्कूल से घर जाता है, या तो आप यहीं समझ लो, जब भी कोई व्यक्ति किसी जगह को छोड़ के दूसरी जगह जा रहा है, अगर मैं स्कूल से घर जा रही हूँ तो मुझे स्कूल छोड़ना पड़ेगा, जब तो घर जाऊँगी, या स्कूल को लेकर घर जाऊँगी। स्कूल को लेकर तो मैं जाऊँगी नहीं, यानी कि मुझे स्कूल छोड़ना पड़ेगा। और जब मैं एक चीज़ को छोड़कर दूसरी जगह जा रही हूँ तो
तो जिस चीज़ को भी तुम छोड़ोगे उस जगह में आत लगेगा, उस जगह में क्या लगेगा, आत लगेगा। यानी कि मैं विद्यालय को छोड़ रही हूँ तो विद्यालय शब्द लिखा और इसके पीछे मैंने आत लगा दिया, आ का डंडा और ता, आत लगा दिया। अगर मैं कहूँ मैं बाजार को छोड़ रही हूँ तो आपनात हो जाएगा, मैं बागीचे को छोड़ उपवनात हो जाएगा। और जिस जगह पर हम जा रहे हैं, जैसे मैं घर जा रही हूँ तो घर को संस्कृत में गृह कहते हैं, और जिस जगह पर मैं जा रही हूँ उसमें उस जगह में माँ लग जाएगा पीछे। जिस जगह को छोड़ रहे हो उसमें आत, और जिस जगह तुम जा रहे हो उसमें माँ लग जाएगा। ठीक है, रमेशः विद्यालयात्, घर जा रहे हो तो गृहं गच्छति। अब घर को गृह और गृहं गच्छति। गच्छति, गच्छति कैसे, जाने को कहते हैं गच्छ। देखो ये तो पता ही चल जाएगा, कुछ सेंटेंस करोगे पता चल जाएगा। खाने को खाद, जाने को गच्छ, जाने को कहते हैं गच्छ। अब ये ती कैसे आया भाई, ती कैसे आएगा, सब्जेक्ट पर निर्भर करेगा। सब्जेक्ट एक वचन है और किसी का नाम है, फिर से जाइए, एक वचन है और किसी का नाम है तो जो भी धातु आपने लिखा है उसके पीछे ती लगाना है। जो भी धातु मैंने लिखा है, गच्छ लिखी थी, पीछे ती लगा दिया। अगर कोई पूछे गच्छ धातु, जाने की धातु क्या होती है, गम होती है, और जब इसका हम धातु रूप बनाते हैं तो गच्छ बनाते हैं। और उसके पीछे ती क्यों लगेगा, वो रमेश किसी का नाम होगा और एक वचन होगा। जब भी किसी का नाम और एक वचन आएगा तो धातु के पीछे ती ही लगेगा, बस सिंपल सी बात है। इसके बाद मैं आपको एक बात और बता रही थी, अगर आपको मेरी ये वाली बात समझ में नहीं आई थी, किसी स्थान को छोड़ना है, किसी पे जाना है, तो हम दूसरी बात कर लेते हैं। हम इस शे शब्द को कारक चिन्ह में ढूंढ लेते हैं, है ना। अब मैंने ढूंढा शे शब्द को कारक चिन्ह में। देखिए इन कारक चिन्ह में से दो जगह दिखाई देगा आपको, एक तो मुझे से यहाँ दिखाई दे रहा है, एक से मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। हमें पता है कि रमेश जा रहा है तो ये रमेश एक वचन है। अब रमेश एक वचन है तो मुझे इन दो लाइन का कोई मतलब ही नहीं बनता देखने का, ठीक है। तो रमेश एक वचन है तो मुझे कौन सी लाइन देखनी है, मुझे सिर्फ ये वाली लाइन देखनी है। और इसमें भी मुझे से शब्द ढूंढना है, ये रहा और ये रहा, तीसरे और पांचवें नंबर पे, यानी कि मुझे दो शब्द पे ध्यान देना, ये और ये। इसमें भी राम को नहीं देखना मुझे, इसमें मुझे राम को तो देखना नहीं है, इसमें मुझे राम को नहीं देखना, इसमें मुझे देखना राम छोड़ के एक्स्ट्रा में क्या है, राम छोड़ दो, राम के अलावा एक्स्ट्रा में एन, और यहाँ पे एक्स्ट्रा में है आत। ठीक है, अब मैं विद्यालय के पीछे, विद्यालय शब्द तो मैंने ऐसा कैसे लिख दिया था, है ना। देखो विद्यालय शब्द तो मैंने ऐसा कैसे लिख दिया था, विद्यालय के पीछे मैं क्या लगाऊं, से शब्द है ना, से दो जगह क्या लगाऊं। अब यहाँ पे वापस आते हैं, से शब्द है। अब देखो से अलग, जब कोई इंसान किसी चीज़ से अलग होगा तो अलग होने के संदर्भ में पांचवें नंबर की विभक्ति लगेगी, और पांचवें नंबर की विभक्ति होगी आत। ठीक है, तो हमेशा ये लगेगा। ठीक, अब फिर से जाइए ऊपर आप, अब आपको मुझे लगता है समझ में आ जाएगा। तो सिंपल है, रमेशः विद्यालयात् गृहं गच्छति, बन गया। अब तीसरा सेंटेंस है हमारा, तुम बाजार से कहाँ जाते हो। तुम बाजार से कहाँ जाते हो, सिंपल बात है, तुम। हर किसी शब्द की संस्कृत ऐसे कैसे लिखेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तुम की संस्कृत क्या हो गई हमारी, तुम की संस्कृत हो गई हमारी त्वम। बाजार की संस्कृत हो गई आपण, ठीक है, आपण मतलब बाजार। अब बाजार से कहाँ जा रहा है, यानी कि बाजार से अलग होगा तभी तो कहीं जाएगा। बाजार से तुम कहीं भी जा रहे हो तो बाजार छोड़ना पड़ेगा ना, और जब बाजार को छोड़ना पड़ेगा तो उसमें जब किसी चीज़ को हम छोड़ रहे हैं वो हमसे अलग हो रही है, अलग होने के अर्थ में पांचवी विभक्ति लगेगी, और पांचवी विभक्ति का कारक, पांचवी विभक्ति का मतलब है एक वचन आत लगाना। अब आत लगेगा, आत किस, आपण, बाजार के पीछे में आ का डंडा और ता लगा दो, बाजार से बन गया। कहाँ को कुत्र कहते हैं, जाने को गच्छ बोलते हैं। अब ये किस पे निर्भर करेगा, तुम पे निर्भर करेगा। ये तो मुझे पता है कि जाते हो तुम एक वचन शब्द हो गया, इंग्लिश में इसे बहुवचन में काउंट करते हैं पर संस्कृत में एक वचन में, ठीक है। तुम एक वचन हो गया और ये तुम हो गया। अब इसमें थोड़ा ध्यान दो, इसमें पीछे सी लगा है ना, थोड़ा ध्यान देते हैं। तुम पे जाइए, तुम कहाँ है, तुम मेरा
बीच वाली लाइन का जो ये बीच वाली जो लाइन है ना मेरी मध्यम पुरुष, ये तुम के लिए प्रयोग हुई है, ठीक है, ये तुम के लिए प्रयोग हुई है, इसको बोल तुम मतलब तुम, तुम मतलब तुम, ठीक है। तुम के साथ जहाँ भी तुम शब्द लिखा दिख जाएगा उसमें धातु रूप में पीछे सी लगेगा, ठीक है। अब हम देखिए धातु रूप, देखिए तुम है आगे तो धातु रूप के पीछे सी लगाएगा। अब ये सी पता चल गया कैसे लगेगा, बहुत ही क्लियर चीज़ें हैं, बहुत ही आसान है, सिर्फ नीचे लिखते चले जाओ, कुछ वही करना ही नहीं है कि कुछ करना भी है, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना, पता नहीं संस्कृत में कठिन है नहीं है, बिल्कुल भी आसान, बिल्कुल ही आसान है। अब और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो बच्चा संस्कृत पढ़ने की हिम्मत कर रहा है, सीखने के लिए बैठा है एक जगह, तो कितना वो खुद में ही इतना ज्ञानी, इतना इंटेलिजेंट बच्चा है, इतना होशियार बच्चा है, वो बुद्धिमान तो पहले ही, क्योंकि वो पढ़ने के लिए हिम्मत रख रहा है, वो बैठ रहा है, संस्कृत सीख रहा है, तो उसके लिए तो कुछ भी असंभव हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब आगे देखते हैं तीसरा सेंटेंस। मैं शाम सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, मैं शाम के लिए, है ना, के लिए, मैं शाम के लिए उपहार लाता हूँ, मैं शाम के लिए उपहार लाता हूँ। कैसा भी सेंटेंस हो, कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, मैं पूरा सेंटेंस मत देखो, बड़ा छोटा मत देखो, हमें तो एक एक शब्द देखना है भाई। मैंने देखा मैं, तो मुझे तो सिर्फ मैं दिख रहा, और मैं की संस्कृत होगी मेरी अहम, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें याद हो जाएंगी, नहीं है तो, वरना पता ही होंगी, ठीक है। मैं को अहम कहते हैं, ये मेरा काम खत्म। अब मुझे देखना है शाम, मैंने देखा शाम, मैंने शाम की संस्कृत लिख दी नीचे शाम। अब आ गया इसके पीछे के लिए, शाम जो कारक विभक्ति होती है, ये हमेशा इसके कारक इसके साथ ही चलती है, शब्द के साथ ही चलेंगी। अब के लिए आ गया, शाम के लिए शाम लिखा, के लिए मैं क्या यूज़ करूँ। अब हम चलते हैं ऊपर, क्या यूज़ करूँ, कुछ नहीं, हमें ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर चले, हमें ढूंढना है, शाम एक वचन है, शाम एक वचन है, ठीक है। और के लिए शब्द ढूंढते हैं, 1 2 3 4, चौथे नंबर पे है के लिए शब्द, और एक वचन वाली लाइन है हमारी ये, और चौथे नंबर पे है हमारा हाँ देखिए, एक सेकंड, हाँ देखिए, देख हमें क्या ढूंढना है, के लिए शब्द मैंने ढूंढ दिया, के लिए शब्द, और हमारा के लिए शब्द तो ठीक है, एक वचन ढूंढना, एक वचन वाली लाइन है मेरी ये वाली, और चौथे नंबर पे है 1 2, चौथे नंबर पे है मेरा ये, राम को छोड़ो, के लिए मैंने क्या यूज़ करा है, आए। राम शब्द तो किसी का, राम को छोड़ के आए लगाना है, ठीक है। अब चलो नीचे शाम लिखा, शाम का शाम लिखा, के लिए लगा दिया आए, अहम शाम आए, यानी कि मेरा इतना काम खत्म, इतना सेंटेंस बिल्कुल सही बन गया। उपहार लाता हूँ, जिस भी शब्द के पीछे कोई भी कारक विभक्ति कारक चिन्ह नहीं लगा, से, के लिए, ने, ऐसा कोई भी कारक विभक्ति चिन्ह नहीं लगा, वो और भी आसान चीज़ है। उपहार को पोहार लिखो और उसके अनुस्वार लगा दो, ऊपर एक बिंदी लगा दो, छुट्टी, वो सही होगा, वो कभी गलत हो ही नहीं सकता, उसके पीछे में कुछ सोचना ही नहीं है। उपहार को उपहार लिखो और अनुस्वार लगा दो, क्योंकि कोई कारक चिन्ह भाई दिया ही नहीं था। अब इतना टेंस हमारा बन गया, मेरे लिए बस इतनी सी बात बची है, लाना। लाने को कहते हैं शक, शक बोलते हैं। और जब इसका अब हम ये लास्ट वाली जो वर्ब होगी ये हमेशा सब्जेक्ट पे निर्भर करेगी, और जब ये सब्जेक्ट पे निर्भर करेगी लास्ट वाली वर्ब हमारी और जब ये सब्जेक्ट पे निर्भर करेगी, ये है मैं, और मैं एक वचन है। अब हमें एक बार और ऊपर जाना पड़ेगा भाई, मैं हमारा एक वचन है, एक वचन वाली लाइन है मेरी ये वाली, और ये हो गया मेरा मैं, और इसके लिए मैंने यहाँ पर क्या यूज़ करा है, आमी, ठीक है, आमी शब्द यूज़ करा है। लाने की होती है शक, नोमी, क्योंकि ये थोड़ी संधि आ जाएगी यहाँ पर, ये जब हम संधि करेंगे तब आपको एक बात क्लियर हो जाएगी। अब बस आप ये बात ध्यान रखिए, यहाँ पे नोमी बनेगी, इसका भी मैं आपको लॉजिक बता दूंगी जब हम संधि समझाएंगे। सेंटेंस बहुत आसान है, मैंने अभी आपको ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, आप एक या दो क्लास में पूरे ही सेंटेंस आपके हो जाएंगे। बहुत ही आसान चीज़ है, कुछ भी कठिन नहीं है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। आपके कोई भी प्रश्न हो आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, धन्यवाद।
तो अब हम अगली क्लास में मैं आपको बताती हूँ कि